अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने कोलिसिस्टाइटिस को शुरू किया था, जिसमें हमने सबसे पहले एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के दो टाइप्स पढ़े, एक्यूट कैलकुलस और एक्यूट एकैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। अब हम क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस को पढ़ते हैं कि जब हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन हो, बहुत देर तक, जब उसके बाद हमारे पास कोलिसिस्टाइटिस काज हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। अक्सर औकात यानी बहुत अक्सर औकात हमारे पास ये विदाउट एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है। इसका मकसद ये हुआ कि यानी बाज़ केसेस में तो इस तरह होता है कि हमारे पास पहले एक्यूट कंडीशन होता है, फिर जब वो हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक होता है तो उसके बाद जब वो रिपीटेड होता है, बार बार आता है, तो उसके बाद फिर वो क्रॉनिक हालत में चला जाता है, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस। लेकिन क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस के केस में मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पास कोई प्री डिस्पोजिंग या पहले से कोलिसिस्टाइटिस नहीं होता, बल्कि ये बज़ाते खुद अचानक क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस आ जाता है। और मोस्टली इसके वजूहात क्या होते हैं, ये हमारे पास एक कैलकुलस भी हो सकता है और कैलकुलस भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये हमारे पास कैलकुलस फॉर्म में होता है, यानी क्रॉनिक कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, जो कि हमारे पास गॉल स्टोन की वजह से होता है और ये क्रॉनिक कंडीशन है। तो इसका जो मोस्ट एसोसिएशन है वो हमारे पास गॉल स्टोन के साथ है। दूसरा जो कंडीशन है जिसमें हमारे पास ये कस होता है क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, वो है बाइल सुपर सेचुरेशन, कि जब हमारे पास बाइल का सुपर सेचुरेशन हो जाए, बाइल में जो कंस्टिट्यूएंट सॉलिड पार्टिकल है, जो हमारे पास सल्यूट वगैरह है, जब वो हमारे पास ज़्यादा हो जाए और वो गाढ़ा हो जाए, तो इसके नतीजे में भी हमारे पास क्रॉनिक कैलकुलस और क्रॉनिक एलकुलस दोनों टाइप ऑफ कोलिसिस्टाइटिस होते हैं, जबकि गॉलस्टोन के केस में सिर्फ क्रॉनिक कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस होता है। और देखा गया है कि जब हमारे पास जब हम क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस के केस में वहाँ पर कल्चर लेते हैं, वहाँ से कल्चर सेंसिटिविटी करते, तो वहाँ पर हमें एस्केरिशिया कोलाई या डिफरेंट टाइप ऑफ अदर एंटेरोकोकाई, जो कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, जिसमें हमारे पास प्रोटियस है, क्लिप्सियला है, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया है, तो हम 1/3 ऑफ केसेस में जब हम उसे कल्चर लेते हैं तो हमें एस्केरिशिया कोलाई और एंटेरोकोकाई मिलते हैं। ये तो जनरल बातें हो गई। और इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस से, हम पेशेंट के क्लिनिकल फीचर से किस तरह मालूम करेंगे। तो एक तो ये है कि ये हमारे पास रिपीटेड जब एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होता है तो लॉन्ग लास्टिंग केस में फिर उससे क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस बनता है, और इस वजह से रिकरेंट स्टेडी एपिगेस्ट्रिक और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, यानी जब हमारे पास किसी पेशेंट को इस तरह महसूस होता है कि लंबे अरसे तक उसको बार बार ये अपर एपिगेस्ट्रिक पेन होता है, और फिर या अपर राइट अपर क्वाड्रेंट में कोई पेन होता है, जो कि हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी का जो राइट अपर क्वाड्रेंट है, और फिर वो पेन हमारे पास अपर शोल्डर को वो रेडिएट होता है, तो इस कंडीशन में भी हमें पता चलता है कि ये क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस है। इसके अलावा हमारे पास क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस में हमें नाजिया और वोमिटिंग भी बहुत ज़्यादा मकदार में मिलते हैं। जो पेशेंट होता है उसको नाजिया और वोमिटिंग का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है वो है फैटी फूड इंटॉलरेंस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्रॉनिकली जो बाइल है वो नीचे इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में नहीं आता, और बाइल में तो हमें पता है कि बाइल में जो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है, तो चूँकि फैटी फूड की एमल्सिफिकेशन नहीं होगी तो इस वजह से हमारे पास इंटेस्टाइनल हमें इंटॉलरेंस होगा, उसको अच्छी तरह हम डाइजेस्ट नहीं करेंगे अगर हमारे पास क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस कंडीशन हो। तो ये हम फैटी फूड इंटॉलरेंस भी हमारे पास आता है इसमें। अच्छा, अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। अगर हम इसको हिस्टोपैथोलॉजिकली अंडर द माइक्रोस्कोप इसको एग्जामिन करें तो हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हमें नज़र आते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं इसको वैसे मॉर्फोलॉजिकली, तो गॉल ब्लैडर हमारे पास नॉर्मल भी हो सकता है, कंट्रैक्टेड भी हो सकता है और इनलार्ज्ड भी हो सकता है। तीनों हालतों में हमारे पास आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस में गॉल ब्लैडर कंट्रैक्टेड होगा या इनलार्ज्ड होगा, बल्कि नॉर्मल भी हो सकता है, कंट्रैक्टेड भी हो सकता है, इनलार्ज्ड भी हो सकता है। अगर हम सब म्यूकोज़ा और सब सीरोज़ा को देख लें तो हमारे पास वहाँ पर फाइब्रोसिस हो चुका होता है, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हमारे पास फाइब्रोसिस और स्कार फॉर्मेशन होते हैं। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर गॉल ब्लैडर के सब म्यूकोज़ा और सब सीरोज़ा को देख लें तो वहाँ पर हमारे पास थिकनिंग हमें नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ पर फाइब्रोसिस होगी। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमने पैथोलॉजी से हमें ये भी पता है कि
एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल मेनली इन्फ्लेमेटरी सेल होता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में लिम्फोसाइट मेन इन्फ्लेमेटरी सेल होता है। तो चूंकि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इस वजह से यहाँ पर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट हमें मिलते हैं। वहाँ पर जो गॉल ब्लैडर का वॉल है, चूंकि यहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेमेशन होता है क्रॉनिक, तो वहाँ पर हमें लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। जो चौथा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंतहाई अहमियत का हामिल इम्पॉर्टेंट वो है रोकिटांस्की एशोफ साइनसिस। रोकिटांस्की एशोफ साइनसिस ये क्या होते हैं? जब हमारे पास क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस होता है तो हमारे पास गॉल ब्लैडर का जो वॉल है, वहाँ पर जो म्यूकोजल एपिथेलियम होता है, यानी गॉल ब्लैडर का जो म्यूकोजा होता है, वहाँ पर जो एपिथेलियम हमारे पास उसके वॉल की लाइनिंग जो वहाँ पर म्यूकोसा और एपिथेलियम होता है, उससे आउट पाउचिंग होते हैं, उससे आउट ग्रोथ निकलते हैं और उस आउट पाउचिंग में हमारे पास साइनसिस बनते हैं। वहाँ पर हमारे पास फ्रेगमेंटेड बाइल पिगमेंट स्टोन होते हैं उस साइनसिस में। तो उन साइनसिस को जो कि बेसिकली आउट पाउचिंग है, यानी बाहर निकले हुए ग्रोथ है फ्रॉम दी म्यूकोजल एपिथेलियम ऑफ द वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर, तो वहाँ पर पिगमेंटेड बाइल स्टोन के फ्रेगमेंट स्टोन होते हैं, उस इसको कहते हैं रोकिटांस्की एशोफ साइनसिस। ये भी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है जब हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस की। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं जब हमारे पास क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस को ट्रीट नहीं किया जाता? तो ये हमारे पास गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा काज करता है। जिस तरह एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस है या एकैलकुलस, तो भी अगर हम ट्रीट न करें तो से भी गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा होता है, और इसी तरह अगर हम क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस को ट्रीट न करें तो इससे भी गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा होता है। तो यह था गॉल ब्लैडर का क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस का लेक्चर। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।